भारत किसी भी दुनिया के देश के पीछे पिछलग्गू होकर नहीं रह सकता है। योर हाइनेस, एक्सेलेंसीज, नमस्कार। 70 यानी ब्रिक्स के तमाम देश मेजबानी करने वाला ब्राजील भी अमेरिका को निशाने पर ले रहा है। भारत ने खामोशी बरती, संकेत की भाषा का इस्तेमाल किया। इजराइल को लेकर भी खामोशी बरती, संकेत की भाषा का इस्तेमाल किया। एससीओ, क्वाड और ब्रिक्स और इन सब के बीच G7 को भी याद करने की जरूरत है, जो कनाडा में हुआ और आखिरी वक्त में प्रधानमंत्री मोदी को कनाडा के राष्ट्रपति ने निमंत्रण भेजा। यहां पर सवाल सबसे बड़ा यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की जो भूमिका इससे पहले रहती थी, क्या इस दौर में भारत की महत्ता या भारत की जरूरत अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बिल्कुल नहीं है? या भारत ने खुद अपनी राष्ट्रवादी विदेश नीति के आश्रय अगर दुनिया को यह संदेश दे दिया कि जहां से जो भी लाभ होगा हम उस लाभ के आश्रय ही चलेंगे और वही हमारी कूटनीति और विदेश नीति है, तो फिर हर मंच पर भारत की मौजूदगी तो होगी, लेकिन भारत की जरूरत क्या वाकई किसी मंच पर नहीं होगी? ब्रिक्स में इस वक्त 21 देश हैं और इन 21 देशों के भीतर एक सहमति है कि जो इजराइल ने किया वो गलत किया। अमेरिका जिस टैरिफ के आश्रय दुनिया को बंधक बनाना चाहता है या दुनिया को अपने अनुकूल हाँकना चाहता है, ब्रिक्स इसका विरोध कर रहा है। डॉलर को लेकर किसी दूसरी करेंसी को ना लाने देने का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया, लेकिन ब्रिक्स ने अपने बैंकों के जरिए यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ब्रिक्स का, उसके जरिए एक मैसेज दिया कि आने वाले वक्त में कम से कम आपसी व्यापार की डीलिंग आपसी करेंसी के भीतर होगी, जो डिजिटल के तौर पर होगी और वो कोडवर्ड के आश्रय चलेगी। बात की शुरुआत तो हमें लगता है आज डॉक्यूमेंट के साथ करनी चाहिए, क्योंकि एससीओ की बैठक में जिन बातों पर भारत को आपत्ति थी, 18 दिनों के बाद ब्रिक्स की बैठक में कमोवेश उन्हीं बातों का जिक्र किया गया और भारत की सहमति थी। 31 पन्ने तो नहीं, लेकिन उस 31 पन्ने के भीतर जहां पर जम्मू कश्मीर का जिक्र किया गया, पहलगाम का नहीं, जहां पर इजराइल को निशाने पर लिया गया, ईरान पर किए हमले को लेकर, गाजा को लेकर और लेबनान को लेकर। और भारत जब एससीओ की बैठक में जाता है तो भारत को अच्छा नहीं लगता है कि चीन जिस रास्ते अमेरिका के विरोध करते हुए पाकिस्तान का समर्थन करे, भारत के सामने मुश्किल होती है। लेकिन अगले ही क्षण यह भी सवाल होता है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति खुले तौर पर बार बार भारत के प्रधानमंत्री के समकक्ष पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को खड़ा करे और पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष की खुलकर तारीफ करने लग जाए, तो फिर अगला सवाल यह भी है, क्या इस पूरे इलाके में पाकिस्तान अमेरिका का अगर प्रिय हो चला है तो भारत की कौन सी विदेश नीति और कौन सी आर्थिक नीति या कौन सी डील जो है, ट्रेड डील, वो भारत के हित में होगी? लेकिन यहां पर एक दूसरा सवाल है कि इजराइल को लेकर अगर ब्रिक्स में सिवाय भारत के कोई इजराइल के साथ नहीं खड़ा है, और भारत जिसने 1950 में मान्यता तो दी थी इजराइल की, लेकिन 42 बरस के बाद यानी 92 में डिप्लोमेटिक संबंध पूरे तरीके से जो बनाए गए थे वो 92 में बनाए गए थे। अगला सवाल यह था वो तमाम परिस्थितियां उस दौर की, और इस दौर में जब गाजा में जो कुछ हुआ, ईरान के साथ जो हमला हुआ और जो पूरी परिस्थिति मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया के भीतर उभर रही है, उसमें कोई भी देश अगर यहां से इजराइल के पक्ष में खड़ा नजर नहीं आता है और भारत खड़ा है, खुलकर खड़ा है, तो क्या यह चीन और रशिया को अच्छा लग रहा होगा? ईरान को अच्छा लग रहा होगा? कहेंगे कि क्या जरूरत है, तो लेकिन भारत ब्रिक्स को बनाने वाले देशों में रहा है और उस ब्रिक्स के भीतर से अमेरिका के खिलाफ भी खुली आवाज हर किसी ने सुनी, क्योंकि बकायदा जो टैरिफ लागू किए जा रहे हैं, जिस तरीके से इजराइल का साथ अमेरिका ने दिया, 31 पन्ने के इस डिक्लेरेशन में हर चीज का जिक्र है और इसमें चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग की तरफ से यह कहा गया कि अब ग्लोबल ऑर्डर में सुधार की जरूरत है। एक बेहतर दुनिया निर्माण के लिए वैश्विक शासन में सुधार की दिशा में अग्रणी भूमिका ब्रिक्स को निभानी होगी। अमेरिका जिस राह पर है उसमें चीन साथ नहीं खड़ा है। इंडोनेशिया पूर्ण सदस्य बना, उसकी तरफ से भी ये बातों का जिक्र किया गया, खुले तौर पर सहमति दी गई। इसके अलावा बेलारूस है, बोलिविया है, कजाकिस्तान है, क्यूबा है, वियतनाम है, थाईलैंड है, मलेशिया है, नाइजीरिया है, युगांडा है, उज्बेकिस्तान है, सभी ने इस बात का समर्थन किया। इजराइल ने जो किया गलत किया, अमेरिका जो कर रहा है गलत किया। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में भी इस बात का जिक्र था कि हम बहुध्रुवीय दुनिया चाहते हैं, एक ध्रुव नहीं चाहते हैं, यानी अमेरिका जिस रास्ते पर है, और अलग अलग देशों का होना ही ब्रिक्स की ताकत है। और इसके लिए बात तमाम चीजों का जिक्र किया गया। और जब बात
ब्राजील जो मेजबानी कर रहा है और वहां से लूला डिसिल्वा ने जब खुले तौर पर यह ऐलान किया कि दरअसल अमेरिका एक एम्परर की तरह खुद को रखना चाहता है, वो भूल चुका है कि दुनिया में अब 100 कंट्रीज है, संप्रभु देश है, और दुनिया को अगर थ्रेट कर रहा है अमेरिका, तो यह बिल्कुल सही नहीं है जो टैरिफ के जरिए किया जा रहा है, और यह पूरे तरीके से गैर जिम्मेदाराना तरीका है। क्योंकि डॉलर को लेकर सवाल अगर अमेरिका उठा रहा था तो इस ब्रिक्स की बैठक में बाकायदा न्यू डेवलपमेंट बैंक को लेकर कहा गया कि ग्लोबल साउथ में विकास और आधुनिकीकरण पर अब इस बैंक की भूमिका बड़ी होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद खुले तौर पर यह कहा गया कि बैंक की लोकल करेंसी फाइनेंसिंग इनोवेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का समर्थन करे और उसे बढ़ाने की दिशा में ले जाकर खड़ा करे। रास्ते दो हैं, एक तरफ आर्थिक परिस्थितियां हैं और दूसरी तरफ सामरिक परिस्थितियों के इर्द गिर्द जो हो रहा है मिडिल ईस्ट में, जो हो रहा है पश्चिम एशिया में, जो हुआ ईरान और इजराइल के बीच, और शायद क्वाड को लेकर भी जो चिंता अमेरिका चीन को एक थ्रेट मानते हुए कर रहा था, और जापान और ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से अमेरिका के साथ खड़े थे, उसमें ट्रेड डील में अमेरिका ने ना तो जापान को बख्शा है और ना ही ऑस्ट्रेलिया को। भारत को लेकर अभी ऐलान नहीं किया गया है, तो क्या भारत की खामोशी भी उस बार्गेनिंग पावर को समेटे हुए है कि अमेरिका के साथ कोई बेहतरीन वो समझौता कर पाए? दरअसल ये पूरी भूमिका एक नए सिरे से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की उपयोगिता, उसकी जरूरत, या फिर भारत की अपनी जरूरत जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों का कैसे इस्तेमाल करती है, इस अंतर्विरोध में आकर फंस चुकी है। लेकिन इस नई परिस्थिति में और नई गढ़ी जा रही दुनिया में भारत के सामने शायद 3 अंतर्विरोध खुलकर हैं। पहला सवाल तो यही है कि पारंपरिक तौर पर जो रूस खास तौर से कोल्ड वार के वक्त से लेकर कोल्ड वार के बाद तक भारत के अनुकूल अमेरिका के खिलाफ साथ खड़ा रहा, वो 1971 का युद्ध ही क्यों ना हो। लेकिन इन सब के बीच अब अगर अमेरिका दबाव भारत पर बनाता है कि आप रूस से ना तेल खरीदेंगे ना हथियार खरीदेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ हम ही से हथियार और तेल खरीदेंगे, तो क्या होगा? रूस और रूस के राष्ट्रपति क्या अगले बरस ब्रिक्स की बैठक में आएंगे? इस दौर में चीन और रूस अगर नजदीक आ रहे हैं और त्रिकोण के तौर पर इस बार एशिया के दूसरे देश भी ईरान के जरिए जुड़ रहे हैं और उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, तो भारत ब्रिक्स के भीतर उसकी मौजूदगी, एससीओ के भीतर उसकी मौजूदगी और नाटो देशों के भीतर मौजूदगी ना होना और क्वाड में साथ खड़े होकर भी मुश्किल हालातों में जापान और ऑस्ट्रेलिया तब से अब आवाज आने लगना कि दरअसल अमेरिका ट्रेड डील के जरिए सही नहीं कर रहा है, तो फिर क्वाड का क्या होगा? और इन सब से हटकर आखिरी सबसे महत्वपूर्ण सवाल शायद भारत की कूटनीति और मोदी की विदेश नीति पर आकर टिकता है। पहली बार दुनिया के तीनों ताकतवर देश भारत के साथ नहीं है, वो रूस हो, वो चीन हो, वो अमेरिका हो। तो नया सवाल यह भी है कि कल तक अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के जरिए भारत की अंदरूनी राजनीति को जो बीजेपी प्रभावित कर रही थी, अब उस बीजेपी के सामने संकट देश के भीतर की राजनीति को खुले तौर पर प्रभावित करके अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह मैसेज देना है कि कुछ भी हो जाए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चाहे ना पूछा जाए, लेकिन 140 करोड़ का देश देखिए हमें बार बार चुनता है और यही हमारी ताकत है। तो समूची राजनीति, समूची स्ट्रेटजी देश की राजनीति के भीतर खेली जाएगी, और क्या उसकी शुरुआत और बड़ी शुरुआत बिहार से हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।